गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग प्रोटीन के बारे में आहार एवं पोषण विज्ञान में जो हमारा सेकंड टॉपिक था प्रोटीन था, तो हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में ये जान लिया था कि प्रोटीन क्या है, किन चीज़ों से मिलकर के बना है, हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है। अब हम आज जो देखेंगे, आगे देखेंगे कि प्रोटीन का वर्गीकरण। तो हमने यहाँ पे इतना देख लिया था कि प्रोटीन का वर्गीकरण, या हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर चुके थे। ऑनलाइन टीजीटी पीजीटी का रिकॉर्डेड वीडियो 999 पे 48 घंटा इसकी वैलिडिटी है। 48 घंटे के लिए केवल अवेलेबल है ये सभी कोर्स पर। तो हमने प्रोटीन का जो वर्गीकरण देखा था, टॉपिक पे आते हैं प्रोटीन के वर्गीकरण में। इसको हम लोग ने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रोटीन के वर्गीकरण को हम लोग ने 3 भागों में बांटा था। इसके अंतर्गत हम लोग इससे पहला देखे थे गुणों के आधार पे, फिर स्रोत के आधार पे, फिर संरचना के आधार पे। गुणों के आधार पे, सेकंड है स्रोत के आधार पे या प्राप्ति के, स्रोत या प्राप्ति।
प्रोटीन। तो इसके अंतर्गत वे सभी प्रोटीन आते हैं जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। वे सभी पदार्थ वे सभी पदार्थ जिसमें वे सभी पदार्थ जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल पाए आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों को हमने दो भागों में बांटा था। पहला था हमारा आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा था हमारा अनावश्यक अमीनो अम्ल। हम अमीनो अम्ल की बात करते तो 20 प्रकार के थे उसमें, और जब दो भागों में डिवाइड कर दिया तो 10 हमारे आवश्यक हो गए थे और 10 हमारे अनावश्यक हो गए थे। तो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक थे वो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल थे। जो हमारे क्या कहते हैं भोज्य पदार्थ हैं जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, वह हमारी पूर्ण प्रोटीन होती है। जैसे इसमें हमारा आ जाता है अंडा, मांस, मछली आदि। तो ये हमारे वो प्रोटीन है जिसमें क्या जो वो भोज्य पदार्थ है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिन्हें हम पूर्ण प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सेकंड बात करते हैं आंशिक प्रोटीन। आंशिक प्रोटीन आंशिक प्रोटीन की बात करते हैं जिसमें एक या दो, हमारे आवश्यक 10 हो रहे थे तो 10 में से मान लेते एक या दो अनुपस्थित होते हैं। एक या दो प्रोटीन जो आवश्यक है हमारे शरीर के, लेकिन वो हमारे भोज्य पदार्थों में अनुपस्थित है, वे हमारे आंशिक प्रोटीन कहे जाते हैं। वे सभी भोज्य पदार्थ जिसमें एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं जिसमें एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं, वे हमारे आंशिक प्रोटीन कहे जाते हैं। वे सभी भोज्य पदार्थ वे सभी भोज्य पदार्थ आंशिक प्रोटीन कहे जाते हैं। प्रोटीन कहे जाते हैं। जैसे दाल, इसमें हमारे लाइसिन हो गया और क्या कहते हैं ट्रिप्टोफान हो गया, ये हमारे क्या होते हैं मतलब आवश्यक यहाँ पे मौजूद नहीं होते दाल में हमारे। चावल हो गया, गेहूं हो गया आदि, इसमें सभी प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल मौजूद नहीं होते हैं। थर्ड की हम लोग बात करते हैं अपूर्ण प्रोटीन। अपूर्ण वे भोज्य पदार्थ जिसमें
भोज्य पदार्थ जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल का आवश्यक अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभाव पाया जा रहा है। वे पदार्थ अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। वे भोज्य पदार्थ अपूर्ण प्रोटीन कहे जाते हैं। जैसे फलों की जिलेटिन प्रोटीन, फलों की जिलेटिन प्रोटीन हमारी अपूर्ण प्रोटीन मानी जाती है क्योंकि इसमें सभी जो भी हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, मक्के की जीन या जाइन, ये हमारे अपूर्ण प्रोटीन होते हैं। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की बात हो रही है जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव पाया जाता है। एक या तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। ध्यान देना, सभी आवश्यक अमीनो अम्लों के लगभग अभाव पाया जाता है। वे भोज्य पदार्थ हमारे अपूर्ण प्रोटीन कहे जाते हैं। अब हमने देखा था प्राप्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे। प्राप्ति या स्रोत के आधार पे हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। पहला था हमारा वनस्पति जगत और दूसरा हमारा जानवर जगत। तो जो हमारी वनस्पति जगत से प्रोटीन की प्राप्ति होती है, फर्स्ट वनस्पति जगत, और सेकंड था हमारा जानवर जगत। वनस्पति जगत से जिस प्रोटीन की हमें प्राप्ति होती है वो सेकंड नंबर की या द्वितीय स्थान की प्रोटीन भी कही जाती है। लेकिन हमारा जो जानवर जगत से प्रोटीन की प्राप्ति होती है वो प्रथम स्थान की प्रोटीन कही जाती है। वनस्पति जगत से हमें प्रोटीन की प्राप्ति हमें 96%, वनस्पति जगत से हमें 96% प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसे द्वितीय प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वनस्पति जगत यानी वनस्पति जगत या प्राकृतिक जगत की बात हो रही है जिसमें कि हमारे ऐसे प्रोटीन, ऐसे हमारे भोज्य पदार्थ आवश्यक अमीनो जो प्राप्त होते हैं जिसमें हमारी प्रोटीन जो होती है 96% प्राप्त होती है। इसीलिए हम इसे द्वितीय प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। जानवर जगत से भी बात हुई, सीधा हमें जंतु या फिर जानवरों के द्वारा जो प्रोटीन की प्राप्ति होती है उसमें हमारे 100% प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जानवर जगत से हमें 100% प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसे प्रथम स्थान, प्रथम या प्राथमिक
प्रथम या प्राथमिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा प्राप्ति और स्रोत के आधार पे था। प्राप्ति ऑब्लिक स्रोत के आधार पे। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं संरचना के आधार पे। इसमें हमारा प्रथम होगा सरल प्रोटीन। वे प्रोटीन जो जल में क्या करते हैं, अपघटन कराने के बाद हमें आवश्यक अमीनो अम्ल में प्राप्त होते हैं, या सिर्फ अमीनो अम्ल में। जल विभ जल विघटन कराने के बाद कराने पर सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं, सिर्फ अमीनो अम्ल में, सिर्फ अमीनो अम्ल में विभक्त होते हैं। जब जल विघटन कराएंगे सरल प्रोटीन का, तो सिर्फ हमें किसमें, अमीनो अम्ल में वो विभक्त होते हैं, या हमारे सरल प्रोटीन कहे जाते हैं। जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, ये हमारी वो सरल प्रोटीन है जिनको जल में क्या कर विघटन कराने के बाद हमें इनकी प्राप्ति हो रही है। सेकंड की हम लोग बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन हमारी जो होती है, इसमें क्या करते हैं कि एक हमारे क्या कहते हैं, कोई साधारण प्रोटीन होता है और एक अन्य पोषक तत्वों को मिला करके संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हाँ, एक हम इसमें क्या करते हैं, साधारण प्रोटीन और एक हम अन्य कोई पोषक तत्वों को मिलाकर के संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं। साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व, पोषक तत्व मिला करके संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे पहले कोई एक साधारण प्रोटीन होगी, फिर दूसरा हमारा एक कोई अन्य पोषक तत्व होगा, तो इन दोनों का निर्माण से किसका होगा, संयुक्त प्रोटीन। जैसे कि हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन साधारण प्रोटीन और कार्बोज को मिलाकर,
साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोज को मिलाकर साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोज को मिलाकर के हमारा किसका निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारी साधारण प्रोटीन है और एक हमारा अन्य पोषक तत्व है जो कार्बोज के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी जो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होती है अंडे के सफेद भाग में पाई जाती है, अंडे के सफेद भाग में पाई जाती है। कौन सी अंडे के सफेद भाग में पाई जाएगी, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि हमारा साधारण प्रोटीन और कार्बोज से मिलकर के बना। ग्लाइकोप्रोटीन हमारी कौन सी प्रोटीन के अंतर्गत आती है, संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आती है। संयुक्त के अंतर्गत इसलिए आती है क्योंकि साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्वों को मिलाकर के इसका निर्माण हो रहा है। सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोई साधारण प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को मिलाकर के इसमें साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। फर्स्ट हमारा ग्लाइको, सेकंड हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन और थर्ड है हमारा फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, फास्फोप्रोटीन में देखिए एक हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारा फास्फोप्रोटीन साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस, हीमोग्लोबिन जो हमारा संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आ रहा है, इसमें हम देखते हैं कि साधारण प्रोटीन प्लस हिम, साधारण प्रोटीन हमारी ग्लोबिन होती है प्लस किसका निर्माण मिलकर के, हिम का निर्माण मिलकर के करे, तो ये हमारे संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आती है। फिर हम इसमें देखते हैं लाइपोप्रोटीन, साधारण प्रोटीन और लिपिड को, लाइपोप्रोटीन साधारण प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन प्लस लिपिड, लिपिड मतलब फैट की बात हो रही है, वसा की बात हो रही है। ये दोनों मिलकर के हमारा लाइपोप्रोटीन का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। एक हमारा होता है लेसिथोप्रोटीन, लेसिथोप्रोटीन, लेसिथोप्रोटीन में हमारा क्या है, इसमें एक हमारा होता है प्रोटीन अणु प्लस लेसिथिन, प्रोटीन अणु प्लस लेसिथिन, लेसिथिन। छह थे हमारे, पहला था हमारा वहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, लाइपोप्रोटीन, लेसिथोप्रोटीन और एक हमारा इसके साथ ही था वहाँ स्टार्टिंग में ग्लाइकोप्रोटीन। ये सभी हमारे संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें एक अन्य पोषक तत्व और एक हमारे साधारण प्रोटीन मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। थर्ड हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न कहेंगे या व्युत्पादित कहेंगे, प्रोटीन। ये हमारा थर्ड, इसमें हम क्या करते हैं कि भौतिक कारक ताप या दाब का जल अपघटन द्वारा, भौतिक कारक
ताप या दाब का, इसका ताप या दाब का जल अपघटन, ताप या दाब का जल अपघटन किसके तो ताप या दाब के द्वारा जल अपघटन द्वारा प्रोटीन को आंशिक द्वारा जल अपघटन, भौतिक कारक ताप या दाब का जल अपघटन द्वारा प्रोटीन के आंशिक आंशिक अर्धखंडन, किसके आंशिक अर्धखंडन द्वारा प्राप्त प्रोटीन को व्युत्पन्न कहते हैं। प्रोटीन के आंशिक अर्धखंडन अर्धखंडन द्वारा प्राप्त प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे अर्धखंडन की बात हो रही है तो हम इसे के दो भागों में यहाँ पे भी इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला हमारा जल में घुलनशील होता है और दूसरा हमारा जल में अघुलनशील होता है। तो पहले हम इसे देखते हैं दो भागों, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और द्वितीयक। दो भागों दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, सेकंड है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। ये दोनों प्रकार जो हमारे व्युत्पन्न प्रोटीन के प्राथमिक और द्वितीयक, इसमें एक हमारा जल में घुलनशील होता है और एक हमारा जल में अघुलनशील। जल में जो हमारा अघुलनशील होता है प्राथमिक होता है, द्वितीयक जो हमारा होता है जल में घुलनशील होता है। जल में अघुलनशील, सेकंड है हमारा जल में घुलनशील। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन ये भी हमारे क्या क्या तीन तीन भागों में बांटे गए हैं। तो जो हमारा जल में अघुलनशील प्रोटीन है प्राथमिक प्रोटीन, इसे हम कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा इसके अंदर प्रोटीआट होता है, प्रोटीआस, फिर सेकंड मोटा प्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन। प्रोटीआस, सेकंड है मेटा प्रोटीन, थर्ड है जमे हुए प्रोटीन। ये तीनों हमारे प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। प्रोटीआस हमारा ये जो जमता है, जैसे कि दूध से दही बनने का प्रोसेस जो जमता है, क्योंकि जल में क्या हो रहा है, अघुलनशील होता है। जो हमारी प्राथमिक ये व्युत्पन्न प्रोटीन थी, ये हमारे जल में अघुलनशील हो रही थी। इसमें जो हमारे तीन थे प्रोटीआस, मेटा प्रोटीन, जमे हुए प्रोटीन, तो जो हमारा प्रोटीआस है यह क्या है, जो जमता है, जैसे दूध से दही बनने का प्रोसेस, दूध से दही बनना, तो इसमें जो केसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है वह हमारे प्रोटीआस के अंतर्गत आती है। सेकंड की हम बात करते हैं मेटा प्रोटीन।
तो मीठा प्रोटीन के अंतर्गत अम्लों एवं क्षारों की क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? अम्लों प्लस कर देते क्षारों, क्षारों की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। थर्ड हम बात करते हैं जमे हुए प्रोटीन। इसके अंतर्गत हमारा इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे जमे हुए प्रोटीन, प्रोटीन के जो ताप की क्रिया से एवं मादक द्रव्यों की क्रिया से प्राप्त होता है। ताप की क्रिया से एवं मादक द्रव्यों की क्रिया से प्राप्त होता है। जैसे हम लोग अंडे को देखते हैं, अंडे में जो पीला वाला भाग होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही वो ताप के संपर्क में जाता है तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है, ठोस की प्रक्रिया में आ जाता है। तो वो हमारा जमे हुए प्रोटीन के अंतर्गत आता है। मेटा में हमारा अम्ल और क्षार की क्या कर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हमें मेटा प्रोटीन प्राप्त हो रही है। उबले हुए अंडे में एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जैसे ही ताप के संपर्क में जाएगा तो कैसा हो जाएगा? जम जाएगा। ये हमने इसमें संरचना भी देख लिया, प्राप्ति भी देख लिया और पूर्ण प्रोटीन भी देख लिया। अब हम इसमें द्वितीयक देखते हैं, जो हमारी व्युत्पन्न प्रोटीन थी। इसमें जो हमारा द्वितीयक था उसमें देखते हैं, ये भी हमारे जल में घुलनशील व 3 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, पहला जो हमारा था जल में अघुलनशील था, दूसरा हमारा जो है जल में घुलनशील है। इसमें हमारा 3 होगा, एक पेप्टोन्स होगा, प्रोटियोस होगा और अमीनो अम्ल होगा। पेप्टोन्स, प्रोटियोस, थर्ड है हमारा अमीनो अम्ल। ये जो हमारे तीनों हैं जल में क्या हो रहे हैं? पेप्टोन्स घुलनशील हो रहे हैं और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा देखते हैं प्रोटीन के कार्य, कि प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है। तो सबसे पहले हमारे प्रोटीन का कार्य होता है हमारे शरीर में क्या करना? सेल्स का निर्माण करना। फिर हमारे शरीर में जो सेल्स टूट फूट हो जा रही है उसकी क्या करना? मरम्मत करना। और अगर कार्बोहाइड्रेट की कहीं ना कहीं कमी हो जाती तो प्रोटीन वहां पे क्या करने लगता है? अपना कार्य छोड़ के एनर्जी भी देने का कार्य करता है। इसके साथ ही हम प्रोटीन के कार्य में ये भी देखते हैं कि शरीर में पानी की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ये है, जो कोशिकाओं का निर्माण करना, कोशिकाओं की कोशिकाओं का निर्माण करना। सेकंड है शरीर के वृद्धि विकास में सहायक, शरीर के वृद्धि विकास में सहायक। थर्ड हम देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या करता है? जल को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है।
अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ये बार इसके मेजर है, मुख्य पॉइंट्स है जो प्रोटीन का हमारा ये कार्य है। इसके साथ इसमें हम एक दो और देख लेते हैं। तंतुओं के निर्माण व मरम्मत भी करता है। नेक्स्ट एंड एक लास्ट हम इसमें देखते हैं कि हमारे क्या करता है, मांसपेशियों को संकुचन प्रदान करता है। क्या करता है, मांसपेशियों को संकुचन प्रदान करता है। यह हमारे इसके कार्यों के कि कोशिकाओं का निर्माण करना, फिर हमारे शरीर में जो टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत करना, फिर शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी सहायक होता है। जल की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, अम्ल एवं क्षार को भी संतुलन बनाए रखता है, और साथ ही साथ तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है, मांसपेशियों के संकुचन प्रदान करता है, और इसके साथ ही रक्त का धक्का जमने में भी सहायक होता है। ये सभी हमारे क्या प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंस कार्य हैं। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि प्रोटीन से हमारी होने वाली बीमारियां। प्रोटीन की कमी से क्वाशियकर क्वाशियोरकर एक ये हमारी रोग होता है, बीमारी मैरास्मस। वैसे तो प्रोटीन की कमी से कई प्रकार की बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो बालों का टूटना हो जाता है, नाखून का सही से विकास नहीं होता है, तो देखा जाए प्रोटीन से। लेकिन जो हमारी मुख्य होती है इसमें हमारा क्वाशेरकर हो गया, मैरास्मस हो गया, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, वृद्धि में रुकावट हो जाती है। वृद्धि में भी रुकावट होती है। वृद्धि में रुकावट होने के साथ साथ जो हमारी त्वचा होती है भी क्या होती है, सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है प्रोटीन की कमी से। फिर भूख में कमी आ जाती है, यकृत में वसा का जमाव हो जाता है। लीवर में, यकृत मतलब लीवर में वसा का क्या हो जाता है, फैट का जमाव हो जाता है। बाल भी प्रभावित होते हैं, हमारे बाल क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। नाखून भी हमारे, किसी किसी के नाखूनों का बहुत शीघ्र विकास हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है, तो त्वचा तथा बाल पे भी प्रभाव पड़ता है। ये सभी हमारे प्रोटीन की कमी से क्या हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। क्वार्शियरकर, मेरास्मस, वृद्धि में रुकावट। किसी किसी बालक की देखा करो क्या होता है कि उसकी वृद्धि हमेशा रुक जाती है, एक समय पे आके वो ज्यादा उसका मतलब नहीं बढ़ पाता वो। और इसमें देखते हैं भूख में कमी भी हो जाती है, यकृत में फसा वसा का जमाव हो जाता है, बाल तथा त्वचा पर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। अब इससे जो हमारी मुख्य थी बीमारी क्वार्शियरकर और मेरास्मस, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
क्वाशियोकर जो हमारा अफ्रीकन शब्द है, यहीं पे देख लेते हैं। क्वाशियोकर अफ्रीकन शब्द है। इस एक से, जैसे 1 से 4 साल के बच्चों में होता है, 1 से 4 साल, 4 साल के बच्चों में होता है। क्वाशियोकर की खोज किसने की थी? तो क्वाशियोकर की खोज 1935 में सिस्ली वैलियम ने की थी। 1935 में किसने किया था? सिस्ली विलियम। 1935 में सिस्ली विलियम ने क्या किया था? क्वाशियोकर की खोज की थी। इस रोग से ग्रसित बच्चों को सुगर बेबीज कहते हैं। इस रोग से ग्रसित बच्चे को बेबीज कहते हैं। जिसका अर्थ होता है बहुत सारे रोग। ये हमारा क्वाशियोकर के बारे में था कि अफ्रीकन शब्द है, 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। 1935 में सिस्ली नामक विलियम्स ने क्या किया था? इनकी खोज किया था। और इस रोग से ग्रसित बच्चों को सुगर बेबीज भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे रोग। एक हमारी और बीमारी है मैरस्मस, जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हो। 6 से 18 माह के शिशु को होती है। सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। 6 से 18 माह के बच्चों को होती है। सूखा रोग को, मैरस्मस रोग को पीईएम के नाम से भी जानते हैं। सूखा रोग में एनर्जी, ऊर्जा, माल न्यूट्रिशन, जिसे हम कुपोषण कहते हैं, ये हमारी प्रोटीन और कैलोरी की कमी से बीमारी होती है। बस आज के लिए बस इतना ही।